रमन सिंह जैसे, वसुंधरा राजे जैसे, शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े दिग्गजों को जब बीजेपी साइडलाइन कर सकती है तो नीतीश कुमार वहां पे कहीं नहीं ठहरते। और नीतीश कुमार जो है जिस उम्मीद के साथ गए थे वो अपने कह सकते हैं उम्मीदों के साथ गए थे, बीजेपी इतनी आसानी से नहीं पूरी करने वाली नजर आया है। और ऐसे में देखा जाए जो वहाँ पे और भी महिला वोट है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पलटी मारी है उस तरीके से वहाँ के लोगों में जो विश्वास है नीतीश कुमार के लिए खत्म हुआ है। कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती थी कि अगर मंत्रिमंडल में हम मजबूत स्थिति में होंगे तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार को साइडलाइन करना काफी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। बिहार में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने फ्लोर टेस्ट से पहले जो शब्द कहे थे, क्या वो अभी भी सच हो सकते हैं? तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि खेल अभी बाकी है, आगे देखिएगा कि खेल होकर रहेगा, तो क्या ये खेल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ होगा? क्योंकि नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ हाथ मिलाने से पहले कुछ शर्तें रखी थी, लेकिन एनडीए ने नीतीश कुमार की इन शर्तों को दरकिनार कर दिया। नीतीश कुमार की 3 मांगे थी कि बिहार के मुख्यमंत्री वही बनाए जाने चाहिए। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की मांग थी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए, यानी कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होते वो लोकसभा चुनाव के साथ ही हो जाए, ये मांग थी। इसके साथ साथ यहाँ पर नीतीश कुमार ने मांग रखी थी कि सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद नीतीश कुमार के इन दोनों शर्तों को दरकिनार कर दिया। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार अब बागी तेवर आजमा सकते हैं, इस बात के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात की ओर इशारा किया जा रहा है कि एनडीए से खफा नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं और यही नाराजगी का कारण अब एनडीए में फूट की वजह बन सकती है। यहाँ पर नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चाहती है कि लोकसभा का चुनाव हो जाए और लोकसभा का चुनाव जैसे तैसे निकल जाए और वो यहाँ पर जीत जाए। उसके बाद नीतीश कुमार को तो वो पूछेंगे भी नहीं। इस बात के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके आधार पर जो तमाम सवाल यहाँ पर बन रहे हैं, इन तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। न्यूज रूम में मौजूद हैं, तमाम लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बिहार में क्या अभी भी खेल बाकी है। न्यूज रूम में मौजूद हैं, सिराज मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब क्या कुछ घटता हुआ बिहार में नजर आएगा। सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीतीश कुमार ने एक मांग रखी थी कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हो, लेकिन एनडीए यहाँ पर अभी लोकसभा चुनाव पर फोकस करता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद देखेंगे, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी अड़े हुए हैं कि दोनों चुनाव एक साथ हों। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या एनडीए से अलग होने का फैसला नीतीश कुमार ले सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर कुछ भी बातें जो हैं स्पष्ट रूप से नहीं कही जा सकती, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 9वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, कभी भी वो फिर से पाला बदल सकते हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस उम्मीद के साथ वो एनडीए में गए हैं, अगर वो मनोकामना उनकी पूरी नहीं होती है तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद वो फिर से इंडिया गठबंधन में वापसी कर सकते हैं। क्योंकि दावा यही किया जा रहा है कि नीतीश कुमार इसलिए गए हैं ताकि वो कह सकते हैं एनडीए के साथ उनके कुछ सांसदों, जो लोकसभा चुनाव है वहाँ पे कुछ सांसदों को जीत मिल जाए, तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के दौरान वो फिर से पलटी मारने वाले नीतीश कुमार। और जिस उम्मीद के साथ गए थे, तो बीजेपी पार्टी इतनी छोटी पार्टी नहीं है, वहां पे जो रणनीति होती है बहुत ही सोच समझ कर होती है। आप सोचिए जरा कि रमन सिंह जैसे, वसुंधरा राजे जैसे, शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े दिग्गजों को जब बीजेपी साइडलाइन कर सकती है तो नीतीश कुमार वहां पे कहीं नहीं ठहरते। और नीतीश कुमार जो है जिस उम्मीद के साथ गए थे वो अपने कह सकते हैं उम्मीदों के साथ गए थे, बीजेपी इतनी आसानी से नहीं पूरी करने वाली। और बीजेपी में जो है अभी पीएम मोदी और कह सकते हैं अमित शाह जैसे बड़े बड़े दिग्गज फैसला करते हैं, और वो इतने चालाकी के साथ फैसला करते हैं कि नीतीश कुमार अब मुझे लगता है वहां पे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और निश्चित रूप से अब ये साफ तौर पर झलकता नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार जल्द ही अब कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। एक और सवाल रहेगा कि नीतीश कुमार क्या सीटों को लेकर भी यहाँ पर कोई शर्त रख सकते हैं? क्योंकि पिछले चुनाव की बात करें, एनडीए के साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे, 17 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। क्या उतनी सीटें अभी भी नीतीश कुमार को मिलती हुई नजर आएंगी एनडीए की तरफ से?
मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़रा भी सच्चाई है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जो एनडीए खेमा है बिहार में, वहाँ पे 6 पार्टियां हैं, तो 6 पार्टियों में और वहाँ पे जो सीटें हैं 40, वहाँ पे बंटवारा करना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और बीजेपी कहीं भी नहीं चाहेगी कि वो कम सीटों पर चुनाव लड़े। वहीं आपने जेडीयू की बात की नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार को मुझे लगता है जब उस टाइम वो चुनाव लड़े थे 2019 में, तो उनको 14 सीटें मिली थी करीब। तो अब जो है इस बार उनको मिल सकता है शायद 10-12 मिल जाए सीटें। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप पेच फंस सकता है। यही लगता हुआ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार तो शर्त रख रहे हैं, लेकिन यही देखना होगा कि जो बातें कही जा रही हैं नीतीश कुमार के जरिए, क्या नीतीश कुमार जो बातें कर रहे हैं उसके साथ साथ तेजस्वी यादव का जिक्र कर लें जो अपनी जन विश्वास यात्रा पर थे, क्या उनकी यात्रा जो अब समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है और 3 मार्च को पटना में महारैली का आयोजन किया जाएगा, क्या उससे भी असर बिहार में आरजेडी को पड़ेगा? क्या आरजेडी को यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आएगा तेजस्वी यादव की यात्रा के जरिए? माही मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ तो आरजेडी के कई विधायक यहाँ पर टूट रहे हैं। माही, जैसे कि देखें संगीता देवी हाल ही में उन्होंने यहाँ पर तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिया, जेडीयू के साथ मिलने का फैसला किया। वहीं उससे पहले 3 विधायकों ने कैसे खेल बिगाड़ा था यहाँ पर बिहार विधानसभा में। कुल मिलाकर 4 विधायक आरजेडी के हैं जो नीतीश कुमार को फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव अभी भी यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में वही करिश्मा करते हुए नजर आएंगे। उनकी यात्रा से कोई फर्क पड़ रहा है बिहार में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ग्राउंड पे उतरे हैं और कहीं ना कहीं वो युवाओं के बीच में काफ़ी वो जो उन्होंने नौकरियां दी थी 5.5 लाख, वो उसी का दावा बार बार ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में तेजस्वी यादव ये इस बात को लेकर एक मुद्दा बनाते हुए नजर आएंगे और जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी का फॉर्मूला फॉलो करते हुए ग्राउंड पे उतरे हैं, जाहिर तौर पर उनको फायदा मिलने वाला है। और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पलटी मारी है, उनका भी वर्चस्व कहीं ना कहीं बिहार में घटता हुआ भी नजर आया है। और ऐसे में देखा जाए जो वहाँ पे और भी महिला वोट है, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से अब पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पलटी मारी है, उस तरीके से वहाँ के लोगों में जो विश्वास है नीतीश कुमार के लिए खत्म हुआ है। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में अभी खेला बाकी है, तो वाकई में हो सकता है कि क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता, ये राजनीतिक समीकरण कभी भी बदल सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार जैसे उन्होंने पलटी मारी, हो सकता है कि वाकई में तेजस्वी यादव कोई खेला करते हुए नजर आए और जो विधायकों की खरीद फरोख्त है वो वहां से कभी इधर जा रहे कभी उधर आ रहे, तो हो सकता है तेजस्वी यादव का कोई प्लान भी तैयार करके वो बैठ सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो तेजस्वी यादव खेल की बात करते हैं तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी के एक विधायक एक बड़ी बात करते हुए नजर आते हैं। विधायकों को लेकर यहाँ पर एक बड़ी बात उनकी ये है, आपको बता दें कि आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन जो ये कहते हैं कि ना सिर्फ आरजेडी के विधायक टूटेंगे बल्कि यहाँ पर जेडीयू के विधायक भी टूटते हुए नजर आएंगे। मुकेश रोशन ने साफ तौर पर कहा है कि सम्राट चौधरी ने अभी भी पगड़ी बांधी हुई है। इस बात का संकेत यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है कि अब जेडीयू से 30 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास जाने वाले हैं। ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है ताकि नीतीश कुमार को साइड कर सके। प्रज्ञा मेरे साथ मौजूद है। प्रज्ञा, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि आरजेडी के 4 विधायक यहाँ पर टूट गए, लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है मुकेश रोशन के जरिए जो आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने कहा है ना सिर्फ यहाँ पर आरजेडी की बल्कि जेडीयू के 30 विधायक अब सीधे तौर पर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देंगे और भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी तरीके से ये रणनीति बना रही है और नीतीश कुमार को साइड करना चाहती है। क्या ऐसा होता हुआ नजर आ सकता है? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए आप इसी चीज से समझ पाएंगी नाजमीन, जब फ्लोर टेस्ट से पहले भी देखा गया कि कैबिनेट को जानबूझकर बीजेपी ने छोटा रखा और बीजेपी की पूरी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा अपने विधायकों को कैबिनेट में जगह दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती थी कि अगर मंत्रिमंडल में हम मजबूत स्थिति में होंगे तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार को साइडलाइन करना काफी आसान होगा। और कहीं ना कहीं ये बात सभी को पता थी, वरना आप खुद सोचिए कि 43 विधायकों के साथ आखिरकार नीतीश को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया, क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि जेडीयू में टूट पैदा कर सके और ऐसे में जो विधायक हैं अगर वही नीतीश के पास नहीं रहेंगे तो आखिरकार उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत यहाँ पर बीजेपी को क्या पड़ेगी। और जिस तरीके से यहाँ पर आपने जिक्र किया है जिन नेता का, जिन विधायक का, हाँ जी हाँ, मुकेश भूषण का, तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में उन्होंने काफी सही बात बोली है। आरजेडी भी यही कोशिश कर रही थी कि जेडीयू को तोड़कर अपनी तरफ ला सके, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो रणनीति बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही सूरतों में
में सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार का है, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही ये पूरा खेल रचा था। कि मुख्यमंत्री यही चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में भी फायदा हो, लोकसभा चुनाव में फायदा पाने के लिए एनडीए के साथ आ जाते हैं, लेकिन शर्त विधानसभा का चुनाव साथ कराने की भी रखते हैं। अब यही देखना होगा कि शर्तें नहीं मानी गई हैं, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी अड़े हुए हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, जिस तरीके से आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि 30 विधायक यहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं, क्या इस बात में सच्चाई नजर आती है? अगर ऐसा होता है तो क्या बिहार में विधानसभा भंग होने की बात जो कही जा रही है, क्या वो होता हुआ नजर आएगा? क्या एनडीए जिस मजबूती के साथ बिहार में पेश होने की कोशिश कर रहा था, क्या अब यहां पर कमजोर पड़ जाएगा, वो भी नीतीश कुमार की वजह से? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।